हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एपेक्स क्लासेस। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है हम लोग अपना चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स को समझ रहे हैं। तो हमने हमारा सबसे पहला ऑर्गन जो सिस्टम था वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था क्या क्या चीज़ें उसके थी। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो कैटेगरीज में दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हमारे लिए एक साथ वो पढ़ना ईजी हो जाए। तो हमने पहले एलिमेंट्री कैनाल समझा, उसके बाद हमने समझा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और उनको हमने कंबाइन करके हमने पूरा समझाया कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों मिलकर कैसे डाइजेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, राइट। तो अब देखो डाइजेशन में क्या था। डाइजेशन वाज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स फूड आप इनटेक कर रहे हो उसको सिंपलर फूड में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहा गया था, राइट। तो डाइजेशन हम लोग, ये ज़रूरी क्यों था, हम लोग क्यों कर रहे हैं डाइजेशन? डाइजेशन इससे कर रहे थे हम लोग क्योंकि जो फूड आप इनटेक कर रहे हो उस फूड का काम क्या है? उस फूड का काम है एनर्जी देना बॉडी को। तो एनर्जी देने के लिए फूड को पहले हमें सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके वो आगे एनर्जी देगा। तो हमने सिंपल सब्सटेंस में तो कन्वर्ट कर दिया है, एकदम प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो गया है फूड। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हमको उस डाइजेस्टेड फूड से अब एनर्जी रिलीज करवानी है, ठीक है। सो दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डेफिनेशन अगर हम लोग दें, क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर सिर्फ ये तो है पूरा रेस्पिरेशन करवाने वाले पूरे ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हमें सिर्फ डेफिनेशन देनी हो रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन को इनटेक करके उस ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज करवाते हैं और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना, वो ऑक्सीजन हमने जो अंदर लिया है उसको जाके हमने जो फूड डाइजेस्ट किया था पहले उस फूड में जाके मिक्स कर देंगे। जब वो दोनों रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होने के बाद क्या बनेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगी और वाटर बनेगा। तो वाटर और एनर्जी तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, वो तो रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? बॉडी से बाहर निकाल देंगे। सो दिस ओवरऑल प्रोसेस ऑफ intake of oxygen and then formation of energy from that oxygen and then removal of carbon dioxide, that is the waste, is known as respiration, right? और ये रेस्पिरेशन को कंप्लीट कौन करवाने के लिए जो पूरा सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जरा हम देखें तो कुछ ऐसा है, ये आपका है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स है कहाँ कहाँ शुरू होता है? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, दिस इज योर लैरिंग्स। फेरिंग्स हम लोग पहले भी जब चुके हैं, हम लोगों ने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम भी हमने फेरिंग्स को देखा था। हम लोग फिर आज देख लेंगे उसको, एक बारी रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ से है आपका ट्रैकिया, फिर आपका सबसे मेन ऑर्गन जो रेस्पिरेशन करवाने का सबसे मेन ऑर्गन जो है वो है आपका लंग्स। ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको लंग्स, ये जो पाइप दिख रहा है ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया से ये दोनों लंग्स के अंदर ये ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगी, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। और फिर ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएंगी इसके अंदर ये ऐसे करके, और जो एंड में जो आपको एंड पॉइंट दिख रहा है ऐसे गोले गोले से इस तरह से कुछ जो एकदम एंडिंग पॉइंट है उसे हम कहते हैं एल्वियोली। और एक और स्ट्रक्चर होता है आपका, ये नीचे जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज डायफ्राम। तो बारी बारी हम इन सबको समझेंगे कैसे रेस्पिरेशन होता है। पहले हम जरा सबको समझ लें, फिर वापस हम इसी स्लाइड पर आकर देखेंगे कि एक साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे इसके अंदर हो रहा है, राइट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि ऑक्सीजन को लिया, CO2 को छोड़ दिया, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि सांस वो तो आपका वो ब्रीदिंग हो गया है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? सिर्फ इनहेल करा हमने, मतलब सांस लिया और एक्सहेल कर दिया, ठीक है। ब्रीदिंग में सिर्फ ये दो चीजें आती है।
रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ सांस लिया और छोड़ दिया, वो तो आपका बाहर का रेस्पिरेशन है, दैट इज, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक, यानी हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। क्यों निकाला हमने, वो ऑक्सीजन जाकर मिला किससे, फूड से, जो ग्लूकोज था जो हमने डाइजेस्ट कर लिया है प्रॉपर्ली, ठीक है, वो उससे जाके मिला, उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है और वाटर जो है वो तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसी के लिए हम कर रहे हैं रेस्पिरेशन, एनर्जी के लिए ही, ठीक है। जो आपका बचा CO2 दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, एक्सेल करके बाहर निकाल देंगे, या फिर कह सकते हो एक्सक्रीट कर देंगे, या फिर रिमूव कर देंगे बॉडी से। सो अगर अपने को डेफिनेशन देनी हो, आप ब्रीदिंग और इसके डिफरेंस समझिएगा। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन की अगर हमको डेफिनेशन तो ये हो गई, उसके बाद अगर हम मुझे इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में समझाना है कि एक्चुअली रेस्पिरेशन में होता क्या है, सो आपका जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर, हमने डाइजेस्ट कर दिया है और वो सारे एब्जॉर्ब भी हो गया है, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंच भी गया है, ठीक है। सारे जितने भी आपकी बॉडी, जितने भी सेल्स हैं, बॉडी पार्ट सब जो हैं, उनके पास में वो फूड जो है वो पहुंच गया है। ये आपका फूड है जो डाइजेस्ट हो चुका है। C6H12O6 दैट इज क्या है, ये ग्लूकोज, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये ग्लूकोज जो ऑलरेडी सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करके वहां ऑक्सीजन मिला देंगे उसके साथ में। तो जब ये ऑक्सीजन उसके साथ में ऐड होगा, O2 दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनेगा, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद तीन चीजें बनती है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, या फिर आप इसको H2O लिख दो क्योंकि हम रिएक्शन लिख रहे हैं प्रॉपर। H2O, वाटर और तीसरा एनर्जी। तो एनर्जी तो हमारा मेन मोटिव ही ये था फूड लेने का, और रेस्पिरेशन जो कर रहे हैं हम उसका मोटिव ही ये था कि हम लोग एनर्जी बना सके। तो ऐसे एनर्जी बनेगी, ये भी वाटर भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो ये भी एक्सक्रीट नहीं होगा। बचा क्या, CO2। CO2 इज ऑफ नो यूज, ये कोई यूज नहीं होता, तो हम लोग इसको एक्सहेल करके एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। तो CO2 बनता कैसे, वो ऐसे बनता है, ठीक है। कोई आप अच्छी चीज बनाने जा रहे हो तो साथ में एक ही खराब चीज भी बन गई जिसे कोई यूज नहीं, हमें एनर्जी चाहिए थी पर साथ में CO2 भी बन गया जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो हमने क्या किया, नहीं यूज है तो निकालो बाहर, राइट। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दिया हमने, ऐसा कुछ होता है रेस्पिरेशन के अंदर। अब जो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर कैसे उसको करते हैं वो जरा हम लोग देखें। उसके पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एक्चुअली रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर जो होता है ना, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। पर अगर मैं रेस्पिरेशन को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन का मीनिंग जो होता है बेसिकली वो होता है एनर्जी रिलीज करवाना फूड से, राइट। लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी कुछ एनिमल्स के अंदर होता है। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर हमको रेस्पिरेशन को डिवाइड करना है तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से, मतलब रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी रिलीज करवाना, हमारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की हेल्प से हम एनर्जी अगर रिलीज करवाएं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन वो जाके फूड से मिलता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, उसको तो कहते हैं एरोबिक। मतलब हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बिना ऑक्सीजन के ही विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी रिलीज करवाते हैं, उसे हम कहते हैं
एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो ये आपके दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। आपकी बुक्स में इनके टाइप्स नहीं दे रखे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हम आपकी बुक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भी आपको फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और आपने शायद लोअर क्लास में पढ़ा भी है ये चीज, दो टाइप के रेस्पिरेशन, बट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। उसका रीजन ये है क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस में तो यही होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। एक और, अब ह्यूमंस का हम पढ़ रहे हैं तो इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी दो टाइप के रेस्पिरेशन जो होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो होता है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? देखो, जो आपका पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, उसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या होता है ना, आप जब एयर को अंदर ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लंग्स के अंदर जाएगा। वहां से क्या होगा ना, ऑक्सीजन को तो ले रहे हो आप, और CO2 जो है वो सारे ब्लड से वो CO2 लंग्स के अंदर आ रहा है, फिर उसको बाहर निकाल रहे हो। तो इतना प्रोसेस, ऑक्सीजन को लेना लंग्स के अंदर और फिर वहां से CO2 को वापस आके निकाल देना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का इनटेक, CO2 का बाहर जाना, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, है ना, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। इतने प्रोसेस कहते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब वो जो ऑक्सीजन गया वहां पर, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन वहां पर गया और फूड से मिला, फूड से मिलकर जो उसने एनर्जी बनाई, ये पूरा किसके अंदर आएगा, आपके इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। तो ब्लड जो है वो ब्लड सारे ऑर्गन्स या सेल्स तक, सब तक लेकर जाएगा उसको, और वहां ले जाने के बाद जो एनर्जी बनाएगा उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर वो CO2 रिलीज होएगा, वापस किस में आएगा, वो एक्सटर्नल में। तो ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन वाला और CO2 वाला, ये जो प्रोसेस है ये पूरा किसके अंदर आता है, आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर। और इस ऑक्सीजन से एनर्जी का रिलीज होना, वो जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड जो आपका सारे सेल्स तक, सारे ऑर्गन्स तक, सब तक लेकर जाएगा उसको, वहां एनर्जी रिलीज होएगी। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन। बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब जरा हम आते हैं ह्यूमन सिस्टम में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो ह्यूमन सिस्टम में बेसिकली जो आपके हैं ये सारे पार्ट्स हैं, यहां से रेस्पिरेशन होता है। नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम, राइट। तो हम जरा हमारे पहले वहां पर जो फर्स्ट हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन था, वहां पर हम जाके शुरू से समझते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। दिस वॉज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले बारी बारी हम समझते जाते हैं। इनमें से कोई ऐसी चीज जो मुझे लगेगी थोड़ी ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है, उन्हें मैं वापस आपको समझाती जाऊंगी। हाँ, समझिए। सबसे पहले नोज। नोज की बात करें तो आपके जो पूरा जो आपका जो होल है जहां से आप इनटेक करते हो, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, सिर्फ नोज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, वहां पर डायजेशन में हमने क्या कहा था, सिर्फ हमारी ओपनिंग को माउथ कहा था, और अंदर का जो पोर्शन है उसे हमने क्या कहा था, बक्कल कैविटी, राइट। सिमिलरली यहाँ भी जो ओपनिंग है आपकी, जहां से आप इनटेक करोगे एयर को, उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, और बाकी का सारा अंदर का जो पोर्शन है उसे उसको हम कहते हैं नोज, और बाकी का जो अंदर का पोर्शन है आपका जो पूरा है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करते हो, एयर को इनटेक करते हो, ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर गई, ठीक है। अब एंटर करने के बाद यहां आपका आता है दिस इज योर फेरिंग्स। आपको अगर याद हो तो फेरिंग्स के हमने बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो पढ़े थे। ये फेरिंग्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आया था। मैं फिर आपको दिखा दूं इसका डायग्राम, फिर देख लेते हैं हम लोग। दिस वॉज योर फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को जूम आउट करके हम ऐसे देखेंगे। दिस वॉज योर नोज, ठीक है। ये ओपनिंग जो है ये नोज, ये अंदर की आपकी नेजल कैविटी, ये आपका माउथ, ये आपकी बक्कल कैविटी, ठीक है। और यहां पर ये जो पूरा पोर्शन है, दिस कॉमन पोर्शन इज योर फेरिंग्स। और इस फेरिंग्स के 3 रीजन थे। जो फेरिंग्स जो हमने क्या कहा था, फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन एक स्ट्रक्चर है जो ना मतलब आपके नोज में भी खुलता है, नेजल कैविटी में भी खुलता है और बक्कल कैविटी में भी खुलता है ना। तो नेजल कैविटी में जो खुलता है पोर्शन फेरिंग्स का, उसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, राइट। जो माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है उसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो उसका नीचे का पोर्शन यहां वाला है इसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है।
तो यहां से देखो एयर जो है आपकी आपने इनटेक करी, यहां आप एंटर करेगा नेजोफेरिंग्स के अंदर। सबसे पहली चीज नेजल कैविटी का क्या फंक्शन होता है, आपके नोज के अंदर आपके क्या होते हैं, एक तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल छोटे बना फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो नोज है वो क्या रिलीज करता है, एक फ्लूइड होता है म्यूकस, उसको रिलीज करता है, ठीक है। इन दो का काम क्या होता है, म्यूकस और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो थे, फाइन हेयर्स जो है, इनका काम क्या है, इनका बेसिकली काम ये है कि जो आपकी एयर आ रही है, एंटर कर रही है, उसको फिल्टर करने का काम, उसमें जो प्योर एयर है कुछ भी वो सारी तो अंदर एंटर कर जाएगी, और बाकी कुछ भी इम्प्योरिटीज जो है, ये जो हेयर है, फाइन हेयर और म्यूकस जो है, उसको ट्रैप कर लेंगे, पकड़ के रख लेंगे वहीं पर, अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका फंक्शन ये है। यहाँ से फिर वो एंटर करेगा फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर हमने पहले ही बताया था आपको, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी, फिर हम वापस बता रही हूँ। नोज में जो खुल रही है नेजोफेरिंग्स, माउथ में खुल रही है ओरोफेरिंग्स, और जो कॉमन वाला ये पोर्शन है ब्लू वाला दिख रहा है आपको, दिस इज लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। यहां से लैरिंगोफेरिंग्स, जैसे हम लैरिंग्स भी कह सकते हैं, जो आपका वॉइस बॉक्स है यहाँ पर, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हो, या वॉइस बॉक्स है, जहां से आपकी आवाज निकलती, जब हम बोलते हैं ना तो आवाज निकलती है, वो इसको हम फिर डिस्कस करेंगे एंड में, बट इट इज नॉट, अभी रेस्पिरेशन में इसका कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रास्ता है एक, ठीक है। एंड में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। नाउ यहां से एंटर किया, फिर मैंने आपको बताया था कि एपिग्लोटिस के बारे में। फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पाथ है, ठीक है। नाक से जो आएगा चीज वो भी, मुंह से जो आएगा चीज वो भी, उसका सेम रास्ता क्या है, फेरिंग्स। अब यहां से आने के बाद वो दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप जो है आपका, उसके अंदर तो फूड जाएगा, विंड पाइप में जो आप एयर इनहेल कर रहे हो वो एयर जाएगी। उसका ढक्कन क्या होता है, याद करो उसका नाम क्या था, उस ढक्कन का जो उन दोनों को कवर करके रखता है उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। याद आया, हमने डिस्कस किया था। तो एपिग्लोटिस क्या है, अगर आप एयर को इनहेल कर रहे हो उस टाइम वो फूड पाइप को खिसक कर ढक देगा, ठीक है। एक लिड होती है, लिड जो ढक्कन टाइप का है, ठीक है। तो जैसे ही एयर आप इनहेल कर रहे हो उस टाइम वो क्या करेगा, खिसक कर फूड पाइप को ढक देगा, ताकि वो एयर जो है वो विंड पाइप में ही जाए, फूड पाइप में ना जाए। सिमिलरली जब आप फूड को ले रहे हो तो वो खिसक कर विंड पाइप पर चला जाएगा, ताकि फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। अगर एक ऐसा केस होता है जब मान लो आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, आपने खाना खा लिया, उस टाइम पर क्या होता है ना, आप एयर भी ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, और आप साथ में क्या कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तो उस टाइम बेचारा एपिग्लोटिस क्या करे, कहाँ खिसके। तो कई बार ऐसा होता है जिस टाइम आप खाना खा रहे हो ना, उस टाइम जो आपकी एयर है वो गलती से आपके फूड पाइप में चली जाती है। ऐसा कई बार होता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई खतरनाक चीज हो जाएगी, कुछ नहीं होता है। आपका जो एयर है वो आपका क्या होता है, फूड पाइप में चली जाती है और उसके थ्रू वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। तो फूड पाइप में तो आगे स्टमक ही आता है, हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो स्टमक में जाने के बाद कुछ नहीं होता है, स्टमक क्या करता है, उसको वापस क्या करता है, ऊपर फेंक देता है, और ऊपर फेंक के वो एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। तो उसको हम माउथ से बाहर निकल जाती है वो एयर, उसको हम कहते हैं बर्प। जो आपको डकार आती है ना खाना खाते हो उस टाइम, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो ना, खाना जब खा रहे हो तो खाना खा रहे, ऐसा है नहीं कि खाना खाते टाइम आपने सांस बंद कर दिया, एयर तो आप फिर भी इनहेल कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर दोनों चीज साथ में हो रही है, फूड भी ले रहे हो, एयर भी ले रहे हो, तो बेचारा एपिग्लोटिस कंफ्यूज, कहाँ जाऊं, ठीक है। तो उस केस में ऐसा गलती से हो जाता है कि आपका जो एयर है वो फूड पाइप में अगर चली जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि वो वापस उसको बाहर निकाल देता है स्टमक, उसको हम कहते हैं बर्प, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज, आपकी इतना बुक में नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि क्यूरियोसिटी आती है, अगर ऐसा हुआ तो मैम, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ ये हो गया आपका एपिग्लोटिस। अब फेरिंग्स के बाद जो आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज, यहाँ वापस हम आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फेरिंग्स के बाद है आपका ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को कैसे देखेंगे हम लोग, देखो जरा, दिस इज योर ट्रैकिया। यहां से लैरिंग्स मैंने आपको बताया था, ये आपका वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जहां से आपकी आवाज निकलती है, ठीक है। इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। यहां से एयर अब आपकी आ गई। फेरिंग्स देख लिया हमने क्या क्या रीजन्स थे, तो ये खाली रास्ता है, अभी तक सिर्फ रास्ता है, रेस्पिरेशन में कोई काम यहाँ नहीं हो रहा, मेन काम सिर्फ लंग्स के अंदर होएगा, मेन चीज सिर्फ लंग्स है, ठीक है। तो यहां से एयर आपकी एंटर करी ट्रैकिया के, दिस इज योर ट्रैकिया। ट्रैकिया या जिसको हम कह सकते हैं फूड पाइप, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, फूड पाइप कह सकते हैं। तो फूड पाइप है ये ट्रैकिया जो है ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कार्टिलेज है, 20 ऐसे रिंग देख रहे हो आप यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, गोल 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 गोल, ये बहुत सारी रिंग्स है। टोटल कितनी रिंग्स होती है, ये 20 रिंग्स,
ठीक है। इन 20 रिंग से ये बना हुआ है आपका विंड पाइप, कार्टिलेज सिस्टम है उससे आपका ये विंड पाइप जो है ये बना हुआ है। यहां से एयर जो है इसको जो कहते हैं हम लोग ट्रैकिया, फिर ये जो क्या होता है ना, ये ट्रैकिया आगे जाके आपके 2 लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उस 2 लंग्स की 2 ब्रांचेस जो बनी है आपकी, ठीक है, उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रोंकी। ये ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में से डिवाइड हो गया फिर, है ना, एक इस लंग में एक दूसरे वाले लंग के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी तो इसका प्लूरल फॉर्म है, मतलब 2 है तो हम कहते हैं ब्रोंकी। अगर हमें सिंगुलर को बताना हो तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, तो हम लोग को बताना है सिर्फ, तो हम बोलेंगे ब्रोंकस, राइट। अब ब्रोंकस की बात करें तो ये 2 सेपरेट हैं, यहां से एयर जो है आपके दोनों लंग्स के अंदर आधी यहां चली जाएगी आधी वहां चला जाएगा, ऐसा होगा। फिर ये ब्रोंकस जो है ये आपके डिवाइड हो जाएंगे छोटे एल्वियोलीज के अंदर। इसका हम जूम आउट करके एल्वियोली क्या होता है, मेन काम एल्वियोली और लंग्स का ही है, वो हम लोग देखेंगे। सो अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है, रास्ता देखा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं। पहले हम लंग्स को समझ ले, लंग्स क्या है। ठीक है, आपकी एयर जो है वो यहां ऐसे एंटर कर गई है, कहां का जाएगी, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो है ये ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकस का सिंगुलर फॉर्म है। ये ब्रोंकस जो है डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, ये ब्रोंकस जो और जो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, इस और पार्ट्स को देखो, 2 थे, अभी ये 2 भी और पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे 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 करके। इन सबको हम क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये देखो जरा लिखा हुआ है यहाँ, ब्रोंकियोल्स, राइट। तो ये और जो पार्ट्स में डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स। फिर ये ब्रोंकियोल्स एंड करते हैं कहां पर, ये जो आपको गोले गोले से दिख रहे हैं डॉट जैसे स्ट्रक्चर, एकदम इनकी एंडिंग देखो जरा आप, वो एंडिंग जो होती है उनको हम कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं इन्हें, हम एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, अब ये तो आपके 2 लंग्स हैं। ठीक है, इन लंग्स के नीचे एक ऐसा मस्कुलर सिस्टम होता है, वो होता है डायफ्राम। ठीक है, अब जरा हम इनको समझते हैं बारी बारी सबको। सबसे पहले हम लोग देखें जरा, दिस इज योर एल्वियोली। अब जब हम लोग फाइनल रेस्पिरेशन के ऊपर आते हैं, तो हुआ क्या, आपने एयर को लिया नोज से, वो गया आपके फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से फिर ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लंग्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या था, वो 2 पार्ट ब्रोंकी, वो ब्रोंकी और 2 पार्ट्स और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हमने क्या कहा उनको, ब्रोंकियोल्स। वो ब्रोंकियोल्स जहां एंड कर रहे थे, ये एक मैंने ब्रोंकियोल का स्ट्रक्चर लिया है, वो ब्रोंकियोल्स जहां वो ऐसे गोले गोले दिख रहे थे ना, उसको मैंने जूम आउट करके यहां आपको दिखाया है, ये एल्वियोली। तो एल्वियोली के अंदर क्या होता है, अब देखो जरा क्या होगा। नाउ समझो, हमने ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, हमने ऑक्सीजन को लिया, तो ऑक्सीजन जिसमें आ रहा है ना, ये आपका क्या था, एल्वियोली है। इस एल्वियोली के अंदर वो एंटर कर गया। ठीक है, अब मेन जो आपका रेस्पिरेशन है वो यहाँ एल्वियोली के अंदर होता है। क्या करना है हमको, एल्वियोली के आसपास जो है ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, आपको दिख रही होगी इसके अंदर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 2 तरह की दिख रही है आपको, एक दिख रही है रेड, एक दिख रही है ब्लू, है ना, रेड और ब्लू 2 ऐसी आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है। हो रहा क्या है, आपकी एयर जो है वो एंटर कर गई एल्वियोली के अंदर। अब उस ऑक्सीजन का करना क्या है हमको, उस ऑक्सीजन को हमको लेके जाना है सारे बॉडी पार्ट्स तक, ताकि वहां से एनर्जी रिलीज हो सके। फिर वो एनर्जी रिलीज होने के बाद जो CO2 वहां बनेगा, उस CO2 को वापस इस एल्वियोली तक लेकर आना है, ताकि वो उल्टे रास्ते वापस वो पूरा बाहर CO2 जो है वो आ सके। वो कैसे होता है, ये जो एक्सचेंज वाला है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस की, ऑक्सीजन को भेजना और CO2 को लेना, ये कौन करवाता है, मेनली एल्वियोली करवाता है। तो पहली चीज, एल्वियोली का जो स्ट्रक्चर है ऐसा स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल होता है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये एक्सचेंज करता कैसा है, कैसे ये, अब ये तो ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब मान लो मेरे को एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर जाना है तो मैं गेट खोलकर ही जाऊंगी ना, ऑब्वियसली दीवार से तो नहीं घुस जाऊंगी सीधा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहां पर ये एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जाएगा कैसे, तो क्या है ना, आपको देखो यहां पर दिख रही है 2 तरह की ब्लड वेसल्स, एक तो है रेड वाली, एक है ब्लू वाली। दोनों को अलग अलग समझो। रेड वाली जो है, जो हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया है, वो कहां आएगा, इसके अंदर यहां आ गया। अब देखो क्या होता है यहां पर, एल्वियोली जो है, एल्वियोली का जो सरफेस है वो होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ठीक है। यहां पर जो आपका एक प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन।
पहली बात तो सेमी परमिएबल क्या होता है, इसका जो सरफेस है एल्वियोली, ये आपका एल्वियोली है, सेमी परमिएबल है, मतलब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या है, पोर्स हैं। होल्स नहीं बोलोगे आप, क्या कहोगे, पोर्स कहोगे, ठीक है। तो पोर्स में एक्चुअली होता क्या है, जो आपने एयर को इनटेक किया है या अंदर लिया है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो कहाँ एंटर कर जाएगी, ब्लड वेसल्स में, और उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन जो है आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, कोई भी चीज जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, ठीक है। तो कोई भी चीज जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, अब पानी को आपने, ये आपका पाइप है, आपने उसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर पानी ज्यादा है, नीचे कम है, तो वो फ्लो करके पानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है, जहां पर कोई चीज का अमाउंट जहां ज्यादा है और दूसरी चीज पे कम है, तो ज्यादा से कम वाली जगह पर वो चीज अपने आप फ्लो करेगी। तो सेम चीज यहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर, सॉरी एल्वियोली के अंदर बहुत ज्यादा है, और इसके आसपास जो ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है आपको, ब्लड वेसल्स जो है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं है ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा ना, ये जो एल्वियोली है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि एल्वियोली के सरफेस में मैंने क्या कहा, पोर्स हैं, बहुत छोटे छोटे छेद हैं, हम उसको होल्स नहीं बोलेंगे, पोर्स बोलेंगे, उनका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। उसमें से और कोई चीज ट्रैवल नहीं कर सकती, सिर्फ ये गैसेस ही ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ये एल्वियोली अपने सरफेस में से क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन है वो ऐसे इधर इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर गया, अब एंटर कर गया फाइनली, तो वो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, वो ब्लड वेसल्स तो हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरह से होती है, वो हम लोग देखेंगे भी, अगला सिस्टम हमारा हम जब पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, उस टाइम हम पूरा देखेंगे कैसे ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई है, किस तरह से क्या कर रही है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप इतना जानो सिर्फ कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर वो एंटर कर गया ऑक्सीजन, अब वो उस ब्लड वेसल्स क्या करेंगे ना, इसको पूरा ले जाकर सारा हर जगह पर, पूरे जो बॉडी पार्ट्स है, हर बॉडी पार्ट जहां जहां पर फूड प्रेजेंट है, जहां जहां पर एनर्जी बनानी है, वहां सब जगह पर पहुंचा देगा, उसको पहुंचा दिया। अब सब जगह पहुंचाने के बाद क्या रिएक्शन होगी, जो मैंने पहले लिखा था, ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, CO2 H2O और एनर्जी। H2O और एनर्जी तो हमें चाहिए, वो CO2 वापस क्या करेंगे ना, वो ऑर्गन्स डिफ्यूजन के थ्रू वापस उसको ब्लड वेसल में डाल देंगे कि हमें ये CO2 नहीं चाहिए, इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो देखो आपको दो जो ब्लड वेसल दिख रही है ना, ये रेड वाली ब्लड वेसल्स तो वो है जो एल्वियोली से यानी लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाकर बॉडी पार्ट्स तक देती है, ठीक है। अभी क्या हुआ था ना, हमने ऑक्सीजन को इसके अंदर डाला था और वो सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया था, है ना। तो ये रेड वाली ब्लड वेसल्स जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जा रही है सारे बॉडी पार्ट्स तक, और ये जो ब्लू वाली ब्लड वेसल है, उन बॉडी पार्ट्स ने, सारे ऑर्गन्स ने क्या किया, एनर्जी बना ली, और CO2 उनको चाहिए नहीं अब, तो उन CO2 को उन्होंने वापस भेज दिया लंग्स के अंदर कि ये हमें नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो, इसको बाहर निकाल दो। तो ये जो ब्लू ब्लड वेसल दिख रही है आपको, ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की क्या है, ये उन सारे बॉडी पार्ट्स से CO2 को लेकर आ रही है, और एनर्जी उन्होंने बना ली, ये रेड वाली ब्लड वेसल से हमने ऑक्सीजन उनके पास में भेज दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन भेजने के बाद जो CO2 बना, उस CO2 को ये वापस लेकर आ रही है लंग्स के अंदर, एल्वियोली के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इसको लेकर आए हम, ये ब्लड वेसल्स जो ब्लू वाली है, ये क्या लेकर आई है, CO2 को। रेड वाली क्या कर रही थी, ऑक्सीजन को लेकर गई थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रही है। तो वही सेम प्रोसेस देखो, यहां से CO2 आया, इधर ये एल्वियोली है, तो जैसे ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से ब्लड वेसल में एंटर किया था, कैसे किया था, डिफ्यूजन के थ्रू किया था, राइट, डिफ्यूजन के थ्रू किया था। सिमिलरली अब ये जो CO2 आया है, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू एल्वियोली के अंदर वापस एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब अगर एंटर कर गया एल्वियोली के अंदर तो क्या होगा, देखो जरा, ये वापस प्रोसेस हम लोग आए, ये देखो एंटर कर गया एल्वियोली के अंदर, वो ब्लड वेसल थी वहां एंटर कर गया, अब वापस ये ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर ब्रोंकस में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से फिर यूं जाएगा, यूं जाके फिर ये फाइनली फेरिंग्स से बाहर आ जाएगा। हो गया, ऑक्सीजन ले लिया हमने, CO2 को निकाल दिया, बस यही था रेस्पिरेशन, हो गया, यही तो था, ठीक है। क्या किया हमने, नोज से लिया, ऑक्सीजन आया, एल्वियोली मैंने आपको समझाया, एल्वियोली में डिफ्यूजन के थ्रू वो जो रेड वाली ब्लड वेसल थी उसके अंदर वो एंटर कर गया, वहां सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन चला गया, उन बॉडी पार्ट्स के पास ऑलरेडी
फूड जो है वो पड़ा हुआ है, ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो पड़ा हुआ है, तो उस डाइजेस्टेड फूड से वो ऑक्सीजन मिलेगा, मिलकर क्या बनाएगा, CO2, एनर्जी वाटर तो उनको चाहिए, वो अपने पास रख लेंगे, CO2 को वापस भेज देंगे, वापस वो कहाँ आएगा, एल्वियोली के अंदर आएगा, एंटर करके बाहर चला जाएगा। हो गया? नहीं हुआ। ये अंदर जो आ रहा है अपने आप कैसे आएगा? कोई प्रेशर तो लगना चाहिए कि जो एयर को खींच रहा है और एयर को बाहर डाल रहा है। ये जो काम है ये कौन करते हैं? लंग्स और जो आपके डायफ्राम है दोनों मिलकर करते हैं। रेस्पिरेशन ओवरऑल हो गया, पूरा हमने समझ लिया, लेकिन जो ये हम इनहेल कर रहे हैं, ये लिया फिर छोड़ा, ये हो कैसे रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? ये अपने आप एयर कैसे अंदर आ जाएगी और अपने आप CO2 कैसे बाहर, ऑक्सीजन को हमने ले लिया, CO2 को बाहर छोड़ दिया, ये कैसे हो रहा है? ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कैसे हो रही है? ये जो आपका मेन ऑर्गन है लंग्स, और उसको सपोर्ट कौन करता है? साथ में डायफ्राम, ये मिलकर कर रहे हैं। कैसे? जरा देखो, एंड रेस्पिरेशन का एंड हमने ये समझ लिया, ऑक्सीजन कैसे बन रहा है, सब चीज। डायफ्राम का क्या फंक्शन है और कैसे मिलकर ये कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं आपको लंग्स के बारे में। लंग्स जो है सबसे मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, क्योंकि उसके अंदर ही सारे आपके ब्रोंकस, एल्वियोली और सब कुछ है। ठीक है, लंग्स जो है आपके दो हैं, ऑब्वियसली एक पेयर है लंग्स की, एक इस साइड लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। ठीक है, अब देखो लंग्स जो है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको कुछ हार्म ना होए, कुछ नुकसान ना होए, इसलिए लंग्स के चारों तरफ ये होते हैं आपके रिब केज, दिख रहे हैं आपको? ये तो पूरा एक रिब केज होता है, वो किस लिए होता है? लंग्स, और उसके अंदर हार्ट भी होता है बीच में। ठीक है, तो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, दो जो बहुत मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन है आपकी बॉडी के, लंग्स और हार्ट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है रिब केज। तो वो रिब केज क्या करता है? लंग्स और इसको दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब लंग्स का मेन फंक्शन क्या है? लंग्स जो है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है बहुत। ठीक है, ऐसा ये मस्कुलर सा ऑर्गन है जो बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब लंग्स जो है ना अपना साइज को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से कि वो अपने साइज को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है, इसी रीजन की वजह से आप सांस, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल कर पा रहे हो और CO2 को छोड़ पा रहे हो। ठीक है, कैसे होता है जरा समझो उसको। देखो इनहेलेशन में, देखो इनहेलेशन के अंदर क्या होता है ना, इनहेलेशन के अंदर हमको ऑक्सीजन को, इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो इनहेलेशन ये वाला पोर्शन आपका इनहेलेशन है, ये वाला एक्सेलेशन है। तो लंग्स मैंने समझा दिया। डायफ्राम भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, ऐसे नीचे ये देखो, ये डायफ्राम आपका ये दिख रहा है, ये वाला क्या है? दिस इज योर डायफ्राम, सॉरी दिस इज योर डायफ्राम, राइट, जो नीचे आपको दिख रहा है ये ऐसा, ये क्या है? आपका डायफ्राम है। ठीक है, अब डायफ्राम भी एक मसल टाइप का मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो मसल्स क्या करती है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, स्ट्रेच, वही फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो ये लंग्स और ये डायफ्राम दोनों मिलकर जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं? लंग्स का मैंने आपको बताया, लंग्स जो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसका साइज जो छोटा या बड़ा हो सकता है, उसका वॉल्यूम जो है छोटा बड़ा हो सकता है। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं अंदर, उस टाइम पर क्या होता है ना, हमको लंग्स का जो है ना वो साइज जो है वो बड़ा हो जाता है ताकि वो अंदर आ सके। ठीक है, तो अंदर आने के लिए क्या होगा, जो आपका डायफ्राम है, इनहेलेशन के टाइम जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है, जो आपका डायफ्राम का जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर जो है डायफ्राम आपका, जो नॉर्मली अगर वो कुछ नहीं कर रहा है अभी, तो उस टाइम उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। लेकिन जब हम इनहेल कर रहे हैं उस टाइम आपका डायफ्राम जो है वो अगर ऐसे था ना अभी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा वो डाउनवर्ड्स जो है वो मूव करेगा वो। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे यूं था नॉर्मली, अब वो खिसक के नीचे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे होएगा? तो वो जैसे ही वो नीचे होएगा ना, तो क्या करेगा ना, लंग्स जो है ये ऊपर, डायफ्राम के जस्ट ऊपर जो लंग्स हैं वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। अभी इतने थे ना वो लंग्स, अब वो बढ़ के इतने हो जाएंगे। मैंने कहा फ्लेक्सिबल है तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, खिंच जाएंगे। जैसे हम लोग देखो सांस ले रहे हैं तो हमारा छाती एकदम पूरी ना, एकदम चेस्ट जो है हमारा फूल गया है पूरी तरह से, है ना, मतलब आपके लंग्स जो है वो फूल गए, उन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया है। तो होगा क्या, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, डायफ्राम जो है लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए नीचे खिसक गया, तो होगा क्या, फिर हम एयर को अंदर एकदम पूरा अच्छे से खींच लेंगे। ठीक है, ये होता है इनहेलेशन के टाइम। तो इस तरह से क्या होगा ना, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, डायफ्राम नीचे हुआ, तो एयर को आप इनहेल कर पा रहे हो। अब जब मुझे CO2 को बाहर धक्का मार के निकालना है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा ना, कोई चीज को निकालने के लिए पुश तो करना पड़ेगा ना उसको, वो अपने आप कैसे जाएगी वो चीज? CO2 को ऐसा तो है नहीं कि उसके हाथ पैर हैं वो अपने आप चल के चली जाएगी, नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अब क्या होता है ना, लंग्स का जो वॉल्यूम इनहेल करते टाइम जो बड़ा हो गया था, अब उस वॉल्यूम को मुझे कम कर दूं मैं, तो कम करने के बाद वो अपने आप CO2 निकल जाएगी,
क्यों निकलेगी? क्योंकि वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम होने का मतलब CO2 के लिए जगह ही नहीं बची, बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम बची है, तो बेचारी CO2 को मजबूर होकर अपने आप, वो जगह नहीं बचेगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो अपने आप वो धक्का लगेगा उसको और वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एक्सहेलेशन का टाइम क्या होता है? ये अब जो पहले जो इनहेलेशन का टाइम, जो डायफ्राम आपका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, मतलब डाउनवर्ड्स, जैसे ये ऐसे था, अब ये मूव कर गया था ऐसे नीचे, अब वो वापस जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे लंग्स वापस, डायफ्राम आपकी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, और जो लंग्स जो आपका एक्सपैंड हुआ था, फूल गया था जो लंग्स, वो भी अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो उससे होगा क्या, अब CO2 जो अंदर आया है उसके लिए जगह नहीं बची भाई, तो वो CO2 जो है उसको एक जर्क मिलेगा, पुश मिलेगा, और वो आपका पूरे बाहर निकल के आ जाएगा। तो जरा वापस डायग्राम में देखो, हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया। जैसे हम जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है ना, आपका डायफ्राम जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसका नॉर्मल ऐसे था, वो डायफ्राम नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो डायफ्राम ऐसे नीचे खिसक जाता है, तो इस तरह से वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है ना, आपका जो लंग्स का साइज है वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, तो लंग्स का साइज एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के मतलब वो एयर जो है उसको एक जगह मिल जाएगी अंदर आने के लिए, तो अपने आप वो एयर जो है, क्या होता है ना, मैंने आपको बताया डिफ्यूजन, हर कोई भी चीज जो है ना अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट में एंटर करेगी। बाहर जो है एयर ज्यादा है, लंग्स के अंदर नहीं है, कम है, और लंग्स में जगह भी बन गई बहुत, तो अपना आप उसको एक पुल मिलेगा और एयर जो है आपके अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जब बाहर निकालना है हमको, तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल साइज में आ गया मतलब वो देखो ऊपर खिसक गया, पहले जो वो नीचे आया था ना ऐसे यूं करके, वो ऐसे नीचे खिसक गया था, अब वो वापस ऊपर आ गया, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो नॉर्मल पोजीशन में आया और लंग्स जो है वो भी आपका क्या कर गया, अब वो अपनी नॉर्मल साइज में आ गया, वॉल्यूम उसका नॉर्मल हो गया, पहले जो बढ़ गया था वो नॉर्मल हो गया, तो CO2 जो है उसको पुश मिलेगा और वो सक करके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हो आप कितना फास्ट प्रोसेस है। आप लोग जो इनहेल कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि अभी आपने सांस अंदर ली फिर 2 घंटे बाद आप सांस छोड़ोगे, क्विक है बहुत, ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, है ना। तो इतनी देर में सारा जो पूरा प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का वाला एल्वियोली के अंदर वो सब हो जाता है। आपने लिया, ट्रैकिया के अंदर गई, टक 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 करके एल्वियोली के अंदर गई, एल्वियोली में डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद में वो कहाँ, बॉडी पार्ट्स में। तो क्या होता है ना, ये जो ऑक्सीजन का जाना और CO2 का आना दोनों साथ साथ में होते हैं। ये ऑक्सीजन एक तरफ जो आपकी रेड वाली ब्लड वेसल थी, याद करो, उसमें ऑक्सीजन जा रहा है और वहां से वो जो ब्लू वाली थी उससे ऑक्सीजन आ रहा है, तभी ये इतना फास्ट हो रहा है, ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, है ना। तो एकदम फास्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रेस्पिरेशन है वो हो रहा है। एक बार हम अगर इसके फंक्शंस देख ले रेस्पिरेशन के, तो क्या क्या होते हैं। पहला इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हमने 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे, उसको यहाँ पे मैंने बताया आपको। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड से जो CO2 है वो आएगा लंग्स के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का जाना, CO2 का आना, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज या फिर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन जो था, जो गैसेस थी, वो ऑक्सीजन हमने लंग्स से ब्लड के अंदर तो एंटर कर गया और वो CO2 ब्लड से लंग्स के अंदर एंटर कर गया, उसको हमने कहा एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन हमने लिया उस ऑक्सीजन जाएगा बॉडी पार्ट्स या बॉडी टिश्यूज के पास में या बॉडी ऑर्गन्स के पास में, वहां पर वो ऑक्सीजन वापस किस में जाएगा, ब्लड से किसके अंदर जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, और वहां से जो CO2 है उसको अपने अंदर वापस ले लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। तो लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है CO2 और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्लड और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो हो रहा है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल तो हो गया लंग्स और ब्लड, इंटरनल हो गया ब्लड और बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नाउ एक और फंक्शन है एयर वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड क्रिएट साउंड। यहाँ पर मैं आपको कहा था लायरिंग्स का बताऊंगी, ये आपका जो वॉइस बॉक्स है यहाँ पर क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है ना, आपकी वाइब्रेशन होती है, यहाँ पर आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है। क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स। वो जो एयर जो आपके एंटर करती है ना यहाँ, तो वो लैरिंग्स से भी जाती है ना, वॉइस बॉक्स से भी जाती है, तो वहां पर वो एयर की वजह से क्या होता है ना, वो वोकल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन, ऐसे टिश्यू टाइप का है वोकल कॉर्ड, तो उसमें वाइब्रेशन होती है ऐसे करके। तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, आपकी साउंड जो है वो निकलती है। ठीक है, अगर आप अपनी सांस रोक लो और एकदम रोक के रखो, ठीक है, बहुत देर तक,
अगर रोक पाओ तो, ट्राई मत करना ऐसे, बहुत देर तक रोक पाओ तो, अगर आप ज़्यादा देर रोक पा रहे हो ना तो आप अपनी आवाज़ ठीक से निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि एयर एंटर नहीं करेगी। अगर एयर एंटर नहीं करेगी तो वो वोकल कॉर्ड आपका वाइब्रेट नहीं होगा तो साउंड क्रिएट नहीं होगी। एक और फंक्शन जो है ऑल्फैक्शन और स्मेलिंग इज अ केमिकल सेंसेशन। जो आप स्मेल कर पा रहे हो, कोई भी अलग तरह की स्मेल जो होती है, ये अच्छी है, ये गंदी है, ये गुलाब की है, ये एकदम बहुत अच्छी स्मेल है, ये जो स्मेल वाला जो है ना, ये भी आप रेस्पिरेशन में कर पा रहे हो, आप सांस लेते हो तो उससे आपको उसकी स्मेल का पता चलता है। तो आपके अंदर एक केमिकल सेंसेशन होती है, उससे हमें पता चलता है स्मेल। ऑल्फैक्शन और स्मेलिंग एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये आपके ओवरऑल फंक्शन है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, साउंड क्रिएट होती है, स्मेल वाला भी होता है। सो दीज आर योर टोटल जो फंक्शंस जो होते हैं आपके रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये हमने रेस्पिरेशन समझ लिया। नोज वापस याद कर लो, एक बार रिवीजन ले लें हम लोग। नोज, नेजल कैविटी, उससे फेरिंग्स के अंदर लैरिक्स के अंदर ट्रैकिया फिर डिवाइड होएगा आपका ब्रोंकस में, 2 ब्रोंकियाई, वो ब्रोंकियाई डिवाइड होंगे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के एंड में होएगा एल्वियोली, ठीक है। और जो आपका इनहेल एक्सहेल करने वाला काम कौन कर रहा है? लंग्स और डायफ्राम, ठीक है। सो दिस इज योर रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम लोगों ने हमारी जो रेस्पिरेशन है उसको पूरा समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया और रेस्पिरेशन सिस्टम का जो हमारा सेशन है वो क्लियर हो गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।